अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आयशा है। मेरे चैनल पर खुश उम्दीद। मेरी उम्र 19 साल है और मैं मुल्तान के रहने वाली हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो कहानी को लाजमी ज़रूर सुनिएगा। कहानी सुनकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। शायद आपके साथ ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो जो कि इस कहानी में शामिल हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम गांव के रहने वाले थे और हमारे घर का माहौल इंतहाई सादा था, जहां बाथरूम की छतों का तसव्वुर भी नहीं था। मैं जब भी नहाने जाती तो मेरा भाई, जो मेरी ही उम्र का था, छत पर चला जाता और मुझे एहसास होता कि वो मुझे छप छप कर देख रहा है। इस वक्त तक मैंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब मैंने इसे सामने बैठकर मुझे देखते पाया तो मैं शर्मिंदगी से पानी पानी हो गई। मेरी माँ का साया मेरे सर पर नहीं था और मेरे पापा ने मुझे बहुत प्यार से पाला था। खूबसूरती में मैं बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी और मेरे हसन के चर्चे दूर दूर तक थे। मेरे खानदान के लड़के मुझ पर मरते थे, लेकिन उनकी माँ को मेरा ये हसन आँख नहीं भाता था। एक दिन चचा के बेटे ने इजहार मोहब्बत किया तो मेरी चाची ने मुझे जादूगरनी कहकर रिश्ता ठुकरा दिया। मैं जानती थी कि खानदान की औरतें मुझे अपने घर की बहू कभी नहीं बनाएंगी, इसलिए जब मेरे बाबा ने मेरी शादी का फैसला किया तो मैंने बगैर किसी सवाल के हाँ कह दी। मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई जो इंतहाई आरामदेह था और वहाँ सिर्फ मेरा शौहर और मेरी नंद रहती थी। शौहर ने शादी की पहली रात ही मुझे घर का निजाम संभालने को दे दिया। मेरी नंद मेरी दोस्त बन गई और एक दिन हम शॉपिंग पर गए। घर वापसी पर ने अपने शौहर को शाम 5 बजे ही घर पर पाया, जो कि अक्सर रात 12 बजे तक आता था। उनका रवैया बेहद गुस्से वाला था, जो मुझे समझ नहीं आया। अगली सुबह जब मैंने नंद के कमरे का हाल देखा तो वो बिखरा हुआ था। वो जल्द ही नॉर्मल हो गई और हमारी दोस्ती मजबूत हो गई। एक दिन नंद मुझे एक महंगा जेल देकर बोली कि इससे नहाने से भाई मुझ पर फिदा हो जाएंगे। मैंने उनकी खुशी के लिए ये मान लिया। रोजाना रात को नहाने से पहले नंद आकर जेल पानी में मिला जाती थी। एक रात शौहर पहले आ गए और जब वो नहाने गए तो बाहर आकर उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया और मुझे घटिया कहकर मुझ पर इल्जामात लगाने लगे। मैं थर थर कांप रही थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शादी के 4 महीने बाद ये बदलाव क्यों आया। नंद ने बीच में आकर मुझे बचाया, लेकिन शौहर घर से निकल गए और फिर वापस नहीं आए। कुछ दिन बाद जब मैं अकेली थी तो रात को मुझे घर में किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने देखा तो कोई साया भागता हुआ दिखाई दिया और जब मैंने नंद के कमरे की तलाशी ली तो वो भी वहां नहीं थी। मैं डर के मारे अपना मोबाइल उठाकर शौहर को फोन करने लगी, लेकिन जवाब में खामोशी थी। ये वही लम्हा था जहां मुझे समझ आया कि ये घर सिर्फ खुशियों का मरकज नहीं बल्कि किसी गहरे राज का गढ़ है। क्या वो जेल वाकई मेरी खूबसूरती के लिए था? इसके पीछे कोई ऐसी साजिश थी जो मेरे शौहर को मुझसे बदगुमान कर रही थी? मैंने इस रात खिड़की से बाहर देखा तो मुझे वही साया नजर आया जो शायद मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। मैंने सोचा कि क्या मैंने अपने शौहर के पेशे के बारे में पूछकर कोई गलती की थी, या फिर ये खानदान की औरतों की पुरानी नफरत थी जो अब मेरा पीछा कर रही थी। ने इस रात फैसला किया कि मैं हर हाल में इस राज की तह तक जाऊंगी, क्योंकि अब मैं डर कर चुप बैठने वाली नहीं थी। मुझे महसूस हुआ कि घर की दीवारों में कुछ ऐसा छुपा है जो मेरी जिंदगी बदलने वाला है, और शायद मेरे शौहर की नाराजगी के पीछे भी कोई ऐसी ही वजह थी जो मुझसे छुपाई जा रही थी। मैंने नम आंखों से अपने शौहर की तस्वीर देखी और सोचा कि क्या सच में वो मुझे छोड़ देंगे, या फिर ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा इम्तिहान है जिसे मुझे अकेली ही पार करना है। शौहर की खामोशी और घर में होने वाली पुरस्रार हरकतों ने मेरी नींदें उड़ा दी थीं। अगली सुबह जब मेरी नंद वापस आई तो इसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। इसने मुझसे नजरें चराईं और सीधी अपने कमरे में चली गई। मुझे लगा जैसे वो कुछ छुपा रही है, लेकिन मेरे अंदर का डर अब तजस्सुस में बदल रहा था। मैंने हिम्मत की और उसके कमरे में जा पहुंची। कमरे का माहौल बोझल था और मेज पर वही जेल की बोतल पड़ी थी जो वो मुझे इस्तेमाल करने का कहती थी। मैंने इसे उठाया तो इसकी बो पहले से मुख्तलिफ और किसी हद तक तल्ख महसूस हुई। मुझे शक हुआ कि क्या यही वो चीज़ है जो मेरे शौहर के मिजाज में इतनी सख्ती ले आई थी। जैसे ही मैंने इसे बगौर देखा तो बोतल के नीचे एक पर्ची चिपकी हुई थी। मेरी धड़कनें तेज हो गई। पर्ची पर कुछ कोड्स और किसी खास वक्त का जिक्र था। ये देखकर मेरी रूह कांप उठी कि मेरी अपनी नंद, जिसे मैं बहन मानती थी, वो मेरे शौहर के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं थी। मैंने वो पर्ची अपनी जेब में छपाई और खामोशी से बाहर निकल आई। अब मुझे हर लम्हा ये महसूस हो रहा था कि घर के बाहर कोई है जो मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। शाम ढली तो मैंने खिड़की से बाहर झांका। वहां वही साया फिर मौजूद था। इस बार मैंने फैसला किया कि मैं डर के नहीं बल्कि हिम्मत से काम लूंगी। मैंने चुपके से पिछला दरवाजा खोला और अंधेरे में बाहर निकल गई। वहां का मंजर देखकर मेरी आंखें खिली की खिली रह गईं। वहां एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें से वही लड़का निकल रहा था जिसकी मैंने कुछ दिन पहले नंद के फोन पर बात सुनी थी।
वो मेरी नंद से मिलने आया था और उन दोनों की गुफ्तगू से ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो मुझे इस घर से निकालने का मंसूबा बना रहे हैं ताकि वो इस घर पर कब्जा कर सके। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जिस मोहब्बत और खुलूस पर मैं नाज करती थी वो महज एक धोखा था। मैंने फौरन अपना फ़ोन निकाला और उनकी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन अचानक मेरा पाँव एक सूखी शाख पर पड़ा और आवाज़ गूंजी। वो दोनों चौंक गए और मेरी तरफ देखने लगे। मैंने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू किया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे एहसास हुआ कि अब मैंने सिर्फ अपनी शादी नहीं बल्कि अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल ली है। मैंने फैसला किया कि अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगी बल्कि किसी महफूज मकाम पर जाकर इस रिकॉर्डिंग का सहारा लेकर सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। मैं अंधेरे में भागती रही, आंसुओं से मेरी बसारत धुंधला रही थी, लेकिन इस वक्त मेरा वाहिद मकसद अपने शौहर को ये बताना था कि मैं कसूरवार नहीं थी, बल्कि मैं तो इस घर में एक गहरी साजिश का शिकार हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन अब मैं पीछे मुड़कर देखने वाली नहीं थी। मेरी जिंदगी का ये सफर अब सिर्फ जिंदा रहने की जंग बन चुका था और मैं इस जंग में हर हाल में फतह हासिल करना चाहती थी। घर से भागकर मैं करीबी कस्बे में अपने एक दौर के रिश्तेदार के घर पनाह लेने पर मजबूर हो गई थी। मेरा दिल अभी तक इसी घर की यादों और धोखे में अटका हुआ था। मैंने वो रिकॉर्डिंग बार बार सुनी ताकि ये यकीन कर सकूं कि जो मैंने सुना वो सच था। उनकी बातों से ये वाज़ेह था कि वो जेल मेरी जिल्द को खराब करने के लिए नहीं बल्कि मेरे हवास को काबू में रखने के लिए दिया गया था। इसीलिए मेरा शौहर मुझसे इस कदर मुतनफ़िर हो चुका था क्योंकि इसे मेरी बदलती हुई आदत के पीछे कोई जादू या बीमारी नजर आती थी। मैंने हिम्मत जमा की और अपने शौहर के काम के दफ्तर का पत्ता ढूंढ निकाला। मुझे मालूम था कि इस रास्ते में खतरा है, लेकिन सच्चाई साबित करने का यही वाहिद रास्ता था। अगले दिन जब मैं दफ्तर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। वो दफ्तर नहीं था बल्कि एक बड़ी साजिश का मरकज था। मैंने देखा कि वही लड़का जो मेरी नंद के साथ मिला हुआ था मेरे शौहर के दफ्तर के बाहर खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। मैं एक कोने में छप कर सुनने लगी तो इसने कहा कि अब वो लड़की गायब हो चुकी है, अब सब कुछ हमारे नाम हो जाएगा। ये सुनकर मेरा गुस्सा और दुख एक अजीब ताकत में बदल गया। मैंने दफ्तर के अंदर घुसने का फैसला किया। सिक्योरिटी को चकमा देकर मैं शौहर के केबिन तक पहुंच गई। वहां वो अपनी कुर्सी पर सर थामे बैठे थे। उनके चेहरे पर थकन और गम के आसार थे। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला। उन्होंने ऊपर देखा तो उनकी आंखें हैरत और गुस्से से भर गईं। वो बोलने ही वाले थे कि मैंने जल्दी से अपनी रिकॉर्डिंग उनके सामने चला दी। जैसे जैसे उनकी आवाजें गूंज उनके चेहरे के रंग बदलते गए, उनके हाथों से फाइलें गिर गईं। उन्होंने मुझे देखा और फिर रिकॉर्डिंग को। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैंने रोते हुए कहा कि मैं सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहती थी और आपकी बहन ने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया। मेरे शौहर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे गिले लगा लिया और कहा कि उन्हें कभी मुझ पर शक नहीं था, बल्कि उन्हें नशा आवर चीजें खुलाकर मुझसे दूर किया गया था। लेकिन अब वक्त आ चुका था कि हम उनका मुकाबला करें। मैंने उन्हें बताया कि वो लड़का बाहर ही मौजूद है। मेरे शौहर ने फौरन अपने वफादार साथियों को बुलाया और हमने मिलकर एक मंसूबा बनाया। मैंने फैसला किया कि मैं डर कर नहीं बल्कि उनका सामना करके अपना घर वापस लूंगी। हमने वही तरीका अपनाया जो वो मेरे साथ कर रहे थे। उन्हें खुद अपने जाल में फंसाने की तैयारी शुरू कर दी गई। अब खेल पलट चुका था और शिकारी अब खुद शिकार बनने वाला था। मेरे शौहर अब पूरी तरह मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे अपनी हिफाजत में लिया और हमने फैसला किया कि अब हमें खामोशी से काम लेना होगा। हमने एक ऐसी हिकमत अमली बनाई जिससे मेरी नंद और उसके साथी को जरा भी शक ना हो कि हम सब जान चुके हैं। मैंने अपने शौहर को मशवरा दिया कि वो वैसे ही अदाकारी करें जैसे वो मुझसे नाराज हैं, ताकि वो लोग बेफिक्र होकर अपनी अगली चाल चलें। मैं वापस इसी घर की दहलीज पर पहुंची। मेरी नंद मुझे देखकर हैरान तो हुई, लेकिन इसने फौरन दिखावा किया कि इसे मेरी बहुत फिक्र है। वो अपनी असलियत छुपाने में माहिर थी। इसने मुस्करा कर पूछा, भाभी अब कहाँ गायब थी? भाई तो आपसे बहुत नाराज हैं। मैंने भी कमाल अदाकारी करते हुए आंखों में आंसू लाए और कहा, मैं बहुत टूट चुकी हूँ, मुझे नहीं मालूम अब क्या करूँ। वो मेरी इस कमजोरी पर अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। रात को जब वो फिर मेरे पास आई और वही जहरीला जेल लेकर आई तो मैंने इसे शक न होने दिया और चुपके से बोतल बदल दी। इस बार बोतल में कोई नुकसानदेह केमिकल नहीं बल्कि एक आम सा खुशबूदार लोशन था जो वो खुद इस्तेमाल करती थी। अगली रात हमने वो तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए जो उसके और उसके साथी के खिलाफ थे। मेरे शौहर ने घर के बाहर अपनी टीम को अलर्ट कर दिया था। जब आधी रात को वो लड़का दोबारा घर में दाखिल हुआ तो हमने इसे रंगे हाथों पकड़ने का फैसला किया। जैसे ही वो नंद के कमरे की खिड़की से अंदर आया और दोनों ने मिलकर घर के कागजात चराकर फरार होने की मंसूबा बंदी शुरू की, मेरे शौहर ने अचानक कमरे की लाइट्स ऑन कर दे। उनकी चीखें और खौफजदा चेहरे देखने के काबिल थे।
میرے شوہر نے ان کا موبائل فون قبضے میں لے لیا جس میں ہماری شادی کے خلاف کی گئی ساری سازشوں کی تفصیل